बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मलिक रियाज ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्यों दिया, इसके पीछे वजूहात क्या है और अब होने क्या वाला है, और मलिक रियाज के खिलाफ क्यों ये निज़ाम एकदम खड़ा हो गया। ये तो मलिक रियाज के बड़े वफादार थे, मलिक रियाज के पालतू थे सारे के सारे लोग। ये अचानक हुआ क्या? जिस आदमी का टीवी पे नाम नहीं लिया जा सकता था, जिस आदमी को कभी भी कोई पकड़ता नहीं था, जिस आदमी के खिलाफ कभी कोई केसेस नहीं बनते थे, जिस आदमी को सारा निज़ाम ही ओब्लाइज करता था, उस आदमी के खिलाफ कैसे हो सकता है। पहले मलिक रियाज का आप स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ अंदर की कहानी क्या है। मलिक रियाज ने कहा जी कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। झूठी गवाही मांग रहे हैं ना इमरान खान के खिलाफ, तो मलिक रियाज ने कहा जी मैं तो गवाही नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है। कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग सोसाइटी का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मेरे अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए हुए वादे मैंने पूरे किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाद औक़ात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की ज़िद की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ गया। अब मलिक रियाज इससे पहले तो कभी बैरून मुल्क ऐसे नहीं गया, तो ये जाना क्यों पड़ा? मलिक रियाज को ये पता है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही ना दी तो अभी तो 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग उठाए जा रहे हैं, तो मलिक रियाज का भी लिहाज कोई नहीं होगा, इसको भी उठा लिया जाएगा। लिहाजा मलिक रियाज जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकल गया। इससे पहले बड़े मुकदमे बने, बड़ी चीज़ें हुई, कभी पाकिस्तान से नहीं निकला। लेकिन ये एक मलिक रियाज ने अपने मुंह से कहा कि एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला के फजल से इसका सबब भी बना, मुझे अल्लाह ने बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ कर दिया। मलिक रियाज ने वहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया दुबई में, बीटी प्रॉपर्टीज़ का। और वो ये कहते हैं कि दुबई की तरक्की का राज, और फिर आगे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके विजन का जिक्र किया और उनका सारा बताया। फिर उन्होंने कहा जी नैब ने प्रेस रिलीज जो जारी की है ये ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ। ऐसा ही जुमला आपको याद होगा नवाज शरीफ ने भी बोला था, लेकिन वो तूफ़ान नवाज शरीफ के दिल के अंदर ही फारग हो गया। और अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों का सब राज सबूतों के साथ मौजूद हैं। ये तो बात ठीक है, मलिक रियाज के पास सारे ही नंगे हैं, बेशुमार राज मलिक रियाज के पास हैं, और मलिक रियाज को ये राज अफशा कर देने चाहिए ताकि पता चल जाए पाकिस्तान को किस किस ने लूटा, किस किस ने दो नंबरियाँ की हैं, कौन कौन रिश्वत लेता रहा है, कौन कौन प्लॉट्स लेता रहा है, कौन कौन फ़ायदे लेता रहा है, किस किस ने क्या क्या कमाया है, जरदारी ने क्या किया, बिलावल हाउस कैसे बना। ये बताएं कि नवाज शरीफ के बेटे की प्रॉपर्टी डबल कीमत में क्यों खरीदी। ये भी बताएं कि अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन क्यों दी। जो बताना चाहते हैं बताएं। मलिक रियाज को ये भी बताना चाहिए कि किस किस ऑफिसर ने उनसे क्या क्या लिया और कौन कौन सा ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले ही मलिक रियाज के लिए काम कर रहा था और वो जैसे ही रिटायर हुआ वो मलिक रियाज का मुलाजिम कैसे बन गया। यानी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मलिक रियाज के मुलाजिम बन जाते थे नौकरियों से फारिग होने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ये मलिक रियाज साहब को सारा राज खोलना चाहिए। उन्होंने कहा जी बैरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अब बीटी प्रॉपर्टीज जो दुबई है वो भी बहुत कामयाब होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार जो है वो दुबई में आने वाले इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस प्रोजेक्ट पे फ़ख्र होना चाहिए। और इनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने यानी आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मनसूबे के लिए चुना गया है। यानी दुबई के अंदर इनकी कंपनी चुनी गई और वहाँ पे एक बेहतरीन मनसूबा अपना कर रहे हैं, इस अज़म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है, हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। अब ज़रा आप समझें कि ये मामला क्या है। हुआ ये है कि नैब ने कह दिया है और हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब मलिक रियाज के खिलाफ हम दुबई में जाएंगे, क्योंकि मलिक रियाज दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट वहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने करप्शन की हुई है और यहाँ पे इनके मामला साफ़ सुथरे नहीं है, लिहाजा हम दुबई की गवर्नमेंट को राब्ता करेंगे और ये प्रोजेक्ट रोकेंगे। अब इसकी वजह क्या है, ज़रा चंद चीज़ें आप समझ लें। मलिक रियाज जब तक पाकिस्तान के अंदर कारोबार करता रहा, पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी, हुकूमतों के अंदर जो लोग हैं उनकी चांदी होती रही। यानी मलिक रियाज के अगर आप
मुलाजमीन की तादाद देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जनरल हैं, जो कर्नल हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड, वो वहाँ पे काम करते रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोग छुट्टियाँ लेकर भी मलिक रियाज साहब के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं और दीगर सोसाइटीज़ के लिए भी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो रिटायर अफसरान होते हैं और बाकायदा उनके दफातर होते हैं। मैं कुछ से मिला भी हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड है कि फ़ौजी रिटायर अफसरान को हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मुलाजमत दी जाती है और ये ट्रेंड जो है मलिक रियाज साहब ने शुरू किया था। तो एक तो बेनिफिट ये था। दूसरा, मलिक रियाज साहब ने सबकी जेबें भरी हैं। मलिक रियाज का जिसने रास्ता रोका, मलिक रियाज ने रास्ता बनाने के लिए जो उसने चाहा उसको दिया और अपना काम वो निकालते रहे। ब्यूरोक्रेट को पैसे खिलाए, सियासतदानों को पैसे खिलाए, जर्नैलों को, जजों को पैसे खिलाए, सबको पैसा खिलाया मलिक रियाज ने। और मलिक रियाज के पास ये राज मौजूद है। अब इन राजों को छुपाने से क्या फ़ायदा? पाकिस्तान का अगर मलिक रियाज ने भला करना है तो दुबई में प्रॉपर्टी या कोई एक प्रोजेक्ट बना के वो भला नहीं हो सकता। वो भला हो सकता है कि वो पोल खोल दें सबका और बताएं किस किस ने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा और किस किस को रिश्वत लेने की आदत है, किस किस को कमीशन लेने की आदत है। तो मलिक रियाज साहब अगर ये पोल खोल देना तो ये कोई 500-700 ब्यूरोक्रेट और ये सियासतदान और ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये सारे बीच में आ जाएंगे। कम से कम कौम को पता तो चल जाएगा कि कौन कौन खाऊ है और किस किस ने पाकिस्तान को लूटने के लिए ये गेम की है। मलिक रियाज के पास वाकई बड़े राज है। मलिक रियाज वो राज बता सकता है लेकिन वो बता नहीं रहा और वो ये कह रहा है मैनू कम करने दो, क्योंकि पाकिस्तान में भी मलिक रियाज ने काम किया है और यहाँ पे जो रुकावट आई है उसको चाहे पैसे दे के, जो भी करके, तलक लगा के, कुछ भी करके उसने अबूर किया है और अब वो पाकिस्तान से बाहर भी दुबई में प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? नंबर एक, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकिस्तान के कब्जे से बाहर चली गई है। बहुत सारे लोग जिन्हें सोने का अंडा खाने का शौक था वो मुर्गी अब दुबई में चली गई, अब वहाँ पे अंडे दे रही है। लिहाजा वहाँ पे जाके इनको नौकरियाँ नहीं मिल सकती, वहाँ पे जाके ये कारोबार नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके मलिक रियाज को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके उससे पैसे नहीं ऐंठ सकते। नंबर एक ये है। नंबर दो, प्रॉब्लम एक और है। मलिक रियाज क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें बड़ी तादाद उन इन्वेस्टर्स की होती है जो ओवरसीज़ होते हैं। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी मिकदार में पैसा डालते हैं रियल स्टेट के बिजनेस में। ये पूरी दुनिया में डालते हैं लेकिन ज़्यादा पैसा वो पाकिस्तान में ले आते थे। ये नहीं उन्हें बताया जाता था कि ये नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है या इसका नया ब्लॉक आ रहा है, इस वक्त प्लॉट की कीमत ये है, 2-3 साल में ये प्लॉट की कीमत दुगनी या उससे ऊपर चली जाएगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना एक्स्ट्रा पैसा मुंतकिल कर देते थे पाकिस्तान में और ये प्लॉट्स या इनकी फाइलें ख़रीद लेते थे। बाद में वो कीमत बढ़ती थी तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है बाद उन्हें फ़ायदा होता था, बाद कई सोसाइटियाँ उनको धोखा भी दे देती थी। वो बेचारे प्लॉटों के पीछे पीछे भागते रहते थे, फाइलें लेके ख्वार भी होते रहते थे और बाद जो है, और डेफिनेटली ये फ़ायदा जो है वो जो रियल स्टेट का बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ये फ़ायदा होता था। और पैसा क्योंकि पाकिस्तान में आता था तो जब टैक्स कलेक्शन होती थी वो पैसा पाकिस्तान में भी आ जाता था। ये DHA भी है, ये बैरिया भी है, ये अलीम खान की सोसाइटी भी है, ये और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। ये पाकिस्तान में तो दर्जनों सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जायंट था इसका वो कौन था? वो मलिक रियाज था। अब मलिक रियाज ने दुबई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। दुबई प्रॉपर्टी के नुक्ता नज़र से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है और मलिक रियाज ने प्रोजेक्ट सिर्फ दुबई में नहीं करना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मज़ीद कुछ मुल्कों के मलिक रियाज को दौरे करवाए गए हैं और वहाँ की हुकूमतों ने बाकायदा मलिक रियाज को कहा कि इत्थे भी प्रोजेक्ट कर लो। एक तो मलिक रियाज के पास एक्सपर्टीज है इस मामले में, दूसरा उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो मलिक रियाज पे इसलिए भरोसा कर लेते हैं कि उन्होंने वहाँ से पैसा बनाया हुआ है कई लोगों ने। अब मामला ये है कि मलिक रियाज ने अगर बाहर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए तो पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का बिजनेस है उसको धचका लगेगा। यानी DHA को धचका लग सकता है, अलीम खान की सोसाइटी को धचका लग सकता है और जो सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं उनको धचका लग सकता है। इनमें ज़्यादातर लोग जो है वो हुकूमत के साथ शामिल हैं और हुकूमत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा पाकिस्तान का रियल स्टेट नीचे जाएगा अगर मलिक रियाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे का रुख दुबई की तरफ मोड़ दिया तो। अब दुबई के अंदर लोगों को जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में आते थे लॉ एंड ऑर्डर के या दीगर मसाइल आते थे कि ज़मीन का कब्जा नहीं मिल रहा या ये प्रोजेक्ट पता नहीं बनना है या नहीं बनना, ये वाली कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, मलिक रियाज के साथ उनके पहले ही कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो अपना पैसा वहाँ पे दुबई में मुंतकिल करेंगे। अब इसका फ़ायदा किसको होगा? दुबई को होगा, मलिक रियाज को होगा। इसका नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का कारोबार करने वाले, चाहे वो इदारे, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं,
चाहे वो बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, ये उनको नुकसान होगा पाकिस्तान में। लिहाजा इन्हें दो चीज़ें समझ आ गई हैं, एक तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल के गल्फ में चली गई है, और एक जिद के चक्कर में गई है ना। ये उससे चाह रहे थे कि गवाही ले लें इमरान खान के खिलाफ, उसने कहा जी मैं नहीं देता, मैंने माजी में किसी के खिलाफ नहीं दी तो मैं अब क्यों दूँ, लिहाजा मैं नहीं देता, वो निकल लिए। अब ये जिद जो है वो सोने की मुर्गी जो है अंडा देने वाली, वो तो चली गई पाकिस्तान से बाहर। अब दूसरा मामला ये है कि साथ में वो अपने इन्वेस्टर्स भी ले गई। अब जो बाकी अंडे बच्चे होंगे या जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी वो दुबई की तरफ ले जाएगा। तो पाकिस्तान में रियल स्टेट वाले बहुत परेशान हैं और इस वजह से ये पंगा इस तरफ को जा रहा है। नाज़रीन, एक और खबर ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बनाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें कुछ इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तहकीकाती रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने ये बताया कि डी चौक में गोली चली थी, ना सिर्फ गोली चली थी बल्कि लोगों को गोलियां लगी हैं और वहाँ कत्लेआम हुआ है। हुकूमत इस चीज़ से हमेशा भागती रही है और कभी भी इसके बारे में बात नहीं कर रही। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बन गई अमेरिका में और वॉइस ऑफ अमेरिका की इसके ऊपर रिपोर्ट आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा याफिस खान का इंटरव्यू किया। याफिस खान वो शहरी है जिसको जब वो वीडियो बना रहा था तो उसको गोली लग गई थी और उसने क्लेम किया कि मुझे गोली लग चुकी है। अब याफिस खान जो है वो ले गए अस्पताल और ले जाकर उन्होंने इसका एक्सरे करवाया खुद वॉइस ऑफ अमेरिका ने, और उन्होंने देखा कि इसकी बॉडी में अभी भी गोली मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने मजीद लोगों के बारे में बताया कि जनाब उनको भी गोलियां लगी हैं, यानी पेशावर में 11 गोली लगने वाले जख्मियों का इलाज हुआ है, ये भी बताया गया। और साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल ने तफसीलात फराहम करने से अभी फिर इनकार कर दिया है। तो ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आलमी सतह पे गवाहियाँ पहले भी आ रही थी, अभी भी गवाहियाँ आ रही है, और ट्रंप जो है वो वाकई बहुत गर्मी के साथ आया है। और ट्रंप की जो सारी तवज्जो है वो इस बात के ऊपर है कि उसने डीप स्टेट को या एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त कैसे देनी है। ट्रंप ने आते ही जो पहला एक बड़ा कदम उठाया वो उसने ये किया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA और CIA और दूसरी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनके समेत 51 मुख्तलिफ ओहदेदारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो ख़त्म कर दी, यानी इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है और उन पर अपने इख्तियारात से तजावज़ और आइन की पामाली की बिना पर मुकदमे चलाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को तार तार कर देगा ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसने अटैक कर दिया है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट दुनिया की सबसे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन हारी है और इलेक्शन हारने के बाद उन्हें अब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्यों नहीं जीतने दिया? कभी आपने सोचा है? यही खदशात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के भी थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बांध रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कानून के दायरे में ला रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है और उनकी मौज मस्ती खत्म कर रहा है इक्तदार में आने के बाद, क्योंकि उसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है इन इंतखाबात में। अब इसी तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डर था कि अगर इमरान खान ने हमें शिकस्त दे दी और वो इक्तदार में आ गया, शिकस्त तो इमरान खान ने दे दी, लोगों ने लाइनों में लगकर वोट डाले और लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर वोट डाले और इमरान खान साहब को अक्सरियत दी, 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा दी। अब इमरान खान साहब को हुकूमत में आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसी चीज़ का डर था कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आएगा तो हमारा जो ग्रिप है, जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे एस्टेब्लिशमेंट की पहले जैसी वक़्त नहीं रहेगी। अब नाज़रीन, एक और आपको खबर मैं सुनाता हूँ, अजीबोगरीब खबर है। पाकिस्तानी अजीब अजीब काम कर रहे हैं कि लापता जो अफराद का कमीशन है उसके अंदर जनाब तैनात कर दिया गया है 85 साला बुजुर्ग जस्टिस रिटायर फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब को। अब आप अंदाज़ा करें, लापता अफराद का कमीशन है, बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और इस्लामाबाद तक, इवन सिंध में भी। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे लोगों को लापता ना किया जाता हो। जबरी गुमशुदगियाँ पाकिस्तान में एक मामूल बनती चली जा रही हैं और पाकिस्तान के रियासती इदारे इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जबरी तौर पे लापता करो बंदे को और किसी अदालत के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं और इसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और इख्तलाफ राय को कुचलने के लिए इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब 85 साला बुजुर्ग को लगा दिया गया। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि ये जो 85 साला बुजुर्ग है ना, ये अकेले अपने घर से निकले तो लापता हो जाए। इस उम्र के अंदर तो बंदे को रास्ते याद नहीं रहते। इनको आप अंदरून शहर लाहौर में ले जाके छोड़ दें और देखें नहीं अपने घर पहुंच जाओ, ये बगैर किसी की मदद के अपने घर नहीं पहुंच सकते।
ये इतनी बड़ी तादाद में लापता अफराद को उनके घरों में पहुंचाएंगे। ये पाकिस्तान की रियासत इससे ज़्यादा भद्दा और बुरा मजाक कर नहीं सकती। इमरान खान साहब ने आज तारीफ़ की है ईमान मज़ारी साहबा की, जो लापता अफराद के लिए बहुत काम कर रही हैं, बड़ी कोशिश कर रही है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह के लोगों को लगाएं ना आप, यानी ऐसे लोगों को लगाएं जो वॉलंटियर कर सकें अपने आप को, जो दर्द दिल के साथ काम कर सकें, जो कानून को जानते हों और जो कानून के मुताबिक आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारे और लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सारे जजेज हैं जो इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनको आप लगा सकते हैं। लेकिन इतने बुजुर्ग आदमी को लगाने के बाद एक्चुअली ये पैगाम दिया गया है कि जनाब हम जो चाहे वो करते रहें, जिसको चाहे मर्जी लापता करते रहें, और जब कोई हमसे जवाब मांगेगा तो जवाब भी नहीं मिलना। एक और ख़बर है वो ये है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब हम चौथा जो मुज़ाकरात का राउंड है उसमें नहीं आएंगे। और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बताई है कि अगर तो हुकूमत ने ये हामी भर ली कि वो जुडिशल कमीशन बनाने जा रही है और उस पर वो बात करना चाहते हैं, तो फिर तो बैठेंगे और बैठकर बात करेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के कत्ले आम के हवाले से अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती और इसकी हामी नहीं भरती तो हम चौथे राउंड में मुज़ाकरात के नहीं बैठेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कह दिया है। जबकि हुकूमत ने इसके ऊपर टाइम मांगा। हुकूमत ने यह कहा कि जी हम 28 जनवरी तक आपको बता देंगे कि हम ये जुडिशल कमीशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मेरी इतला के मुताबिक जुडिशल कमीशन तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये बता दिया है कि जनाब इसका मतलब तो ये है कि हम गले में रस्सा डाल के पाकिस्तानी इदारों का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में पकड़ा दें कि आप इनको झटके मारो। तो एक तरह से ये राणा सनाउल्लाह साहब का एतराफ़ जुर्म भी है कि अगर जुडिशल कमीशन बना इस मामले पे, ये जो 2 मामलात हैं, अगर इन 2 मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन बना तो फिर इसमें पाकिस्तान के इदारे फंस जाएंगे। एक तरह से ये एतराफ़ जुर्म है कि पाकिस्तान के इदारों ने 9 मई और 26 नवंबर किया है, और अगर जुडिशल कमीशन बना तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तानी इदारे फंस जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा। लिहाजा हम ये कर नहीं सकते। नाज़रीन, आदिल बज़ोई वाला जो केस है वो बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया है, उमर अयूब साहब भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की सीटें जा सकती हैं आदिल बज़ोई के केस में। मामला ये है कि जो जाली हलफनामा दिया गया है आदिल बज़ोई का, जाली एफिडेविट, उसमें आदिल बज़ोई ने केस कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ये बाकायदा कहा है कि जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन का किरदार आप अदा नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपको याद होगा कादी फ़ायज़ ईसा के दौर में बाकायदा ये ऑब्जर्वेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी है। यानी वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं लगता कि वो एक न्यूट्रल एक बॉडी है कि किसी को भी मखसूस नशिस्तें जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो वहाँ पर एक पार्टी बना हुआ था कि नहीं, हर हाल में मैंने PDM की जमातों को और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक मैंने मखसूस नशिस्तें देनी है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है। साहबजादा हामिद रज़ा के मदरसे के ऊपर नाज़रीन एक अटैक किया गया है, और ये जो अटैक है ये उनके मदरसे के ऊपर किया गया। पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी रेड हुई है वहाँ पे। वजह यह है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और उनको रोकना चाह रही है पंजाब पुलिस। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ मरियम नवाज़ जो है वो जहाँ दिल करता है वहाँ चली जाती है, जो दिल करता है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है, जबकि अपोजिशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान के दौर में अपोजिशन ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी बल्कि उनको भरपूर कवरेज मिलती थी, बल्कि वो जहाँ दिल करता था जलसा जुलूस करते थे, जहाँ दिल करता था अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन इमरान खान की पार्टी को मरियम नवाज़ की हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए से पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की है, और वही किया जो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा, यानी जूते पॉलिश करने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। मरियम नवाज़ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ दी। उन्होंने कहा जी 130 साल का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया है। वजह यह है, उन्होंने कहा कि मरियम आबाद के लोगों ने कहा मुझे, क्यों मरियम आबाद जो है वो अक़लियती लोगों की एक इलाका है, तो उन्होंने कहा जी मरियम आबाद के लोगों ने कहा कि 130 साल के बाद हमें कोई हुक्मरान मिला है। मुझे समझ नहीं आती कि मरियम नवाज़ को तकरीर लिखकर कौन देता है। नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को ढूंढ के जूते मारने चाहिए कि यार हम भी यहाँ पे वज़ीर आला रहे हैं। यानी मरियम नवाज़ की तारीफ़ करने के चक्कर में बाप का और चाचा का और कज़न का सबका क्रेडिट खा गई। यानी ना शहबाज शरीफ ने कुछ किया, 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रहा, ना नवाज शरीफ ने कुछ किया, वो भी पंजाब का वज़ीर आला रहा, ना हमजा शहबाज ने कुछ किया, वो भी पंजाब का वज़ीर आला रहा। तो पंजाब के अंदर इसके बाप दादा ने कभी कुछ नहीं किया, जो किया मरियम नवाज़ ने किया, और वो भी अभी किया।
और एक जनाब कार्ड जारी कर दिया अक़लियतों के लिए, और इसमें एक मुहिम चलाई जा रही है और कर्जे के पैसे से मुहिम चलाई जा रही है। आप अंदाज़ा करें, अखबारात के अंदर रोज़ाना इनका मुंह छाप दिया जाता है, कभी आधे सफ़े का, कभी पूरे सफ़े का, और धड़ाधड़ अखबारात को ये इश्तिहारात दे रहे हैं। यही एक वजह है कि अखबार इनके खिलाफ लिखता नहीं है, मीडिया इनके खिलाफ बोलता नहीं है। ये मीडिया को इश्तिहारात देते हैं, अखबारात को इश्तिहारात देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात देते हैं, और ये सारे जो शौक़ हैं इनके वो हसीना वाजिद वाले हैं। कभी ये किसान कार्ड की बात करते हैं, कभी ये मिनॉरिटी कार्ड की बात करते हैं, लेकिन जो कार्ड असल में हर आदमी को सहूलत दे रहा था, सेहत कार्ड, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया था, जिससे हर पाकिस्तानी को मुफ्त इलाज मिल रहा था, वो कार्ड इन्होंने पाकिस्तानियों से छीन लिया। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं, वो अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो खबरों की जीनत है और मरकज़ निगाह हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी का तो नाम भी याद करना पड़ता है और वो मंजर से बिल्कुल गायब है। आईनी बेंच और आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को लगता है सलब कर लिया है, और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इरिटेशन का और एक तनाज़े का बाइस बन रही हैं। इस पे बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।